नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत है। रीतिकालीन काव्य को पढ़ने के पश्चात अब हम चलते हैं गद्य की ओर। मोहन राकेश द्वारा लिखित लहरों के राजहंस नाटक को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी भूमिका से हम रूबरू होते हैं। लहरों के राजहंस में एक ऐसे कथानक का नाटकीय पुनराख्यान है जिसमें सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध और उनके बीच खड़े हुए व्यक्ति के द्वारा निर्णय लेने का अनिवार्य द्वंद्व निहित है। मोहन राकेश जी ने लहरों के राजहंस जो नाटक लिखा है उसमें राजहंस प्रतीक हैं ऐसे व्यक्ति के जो सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के विरोध के बीच खड़ा है। एक तरफ सांसारिक सुख हैं जिनको वो छोड़ना नहीं चाहता और एक तरफ आध्यात्मिक शांति है जो संसार से ऊपर उठे बिना प्राप्त नहीं हो सकती। और इन दोनों के बीच खड़ा हुआ है एक व्यक्ति जो द्वंद्व में है। एक द्वंद्व का एक दूसरा पक्ष, इस द्वंद्व का एक दूसरा पक्ष स्त्री और पुरुष के पारस्परिक संबंधों का अंतर विरोध भी है। जीवन के प्रेय और श्रेय के बीच एक कृत्रिम और आरोपित विरोध है जिसके कारण व्यक्ति के लिए चुनाव कठिन हो जाता है और उसे चुनाव करने की स्वतंत्रता भी नहीं रह जाती। जीवन के दो पक्ष हैं, प्रेय जो हमें प्रिय है जिसे हम पाना चाहते हैं, और श्रेय जो श्रेष्ठ है सभी के लिए कल्याणकारी है। कई बार हमने ऐसा देखा है कि हमारे जीवन में जो प्रेय होता है अर्थात जिसे हम पाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि वो सबके लिए कल्याणकारी हो, सबका भला उसमें निहित हो। तो इन दोनों के बीच व्यक्ति जब फंस जाता है तो उसे समझ में नहीं आता कि मैं दोनों में से किसकी राह चुनूं। चुनाव की यातना ही इस नाटक का कथा बीज और उसका केंद्र बिंदु है। धर्म भावना से प्रेरित इस कथानक में उलझे हुए ऐसे ही अनेक प्रश्नों का इस कृति में नए भाव बोध के परिवेश में परीक्षण किया गया है। सुंदरी के रूप पाश में बंधे हुए अनिश्चित, अस्थिर और संशयी मन वाले नंद की यही स्थिति होनी थी कि नाटक का अंत होते होते उसके हाथों में भिक्षा पात्र होता और धर्म दीक्षा में उसके केश काट दिए जाते हैं। नंद का मन है वो राजहंसों के समान अस्थिर है, जो एक तरफ सुंदरी के मोह पाश में बंधा है और दूसरी तरफ वो शांति चाहता है और धर्म की ओर प्रवृत्त हो जाता है। और इस नाटक की परिणति नंद के संन्यास ग्रहण करने से होती है, उसके हाथ में भिक्षा पात्र लेने से होती है। लहरों पर डोलने वाले राजहंस के समान ही नंद का मन चंचल है। वह न तो सुंदरी के रूप पाश से ही मुक्त हो पा रहा है और न सच्चे और निर्विकार मन से भगवान बुद्ध की ही शरण में जा पा रहा है। उसके मन में द्वंद्व है, न वो अपनी पत्नी का जो सौंदर्य है उसके मोह पाश को छोड़ सकता है और न मानव के हित के लिए वो महात्मा बुद्ध की शरण में ही जा पा रहा है। अश्वघोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सौंदर्य नंद में जो नाटक की कथा का आधार है, नंद का मन उसमें बड़ा दुविधाग्रस्त दिखाया गया है और उसी का जो आधार है वो यहाँ इस लहरों के राजहंस को भी मिला है। बुद्ध का गौरव उसे अपनी ओर खींच रहा है और सुंदरी का अनुराग अपनी ओर। इसी दुविधा में उससे न जाते बन रहा था और न रुकते। उसकी स्थिति लहरों पर डोलते हुए राजहंस की सी हो रही थी। ये इन्होंने अश्वघोष ने अपने एक श्लोक में लिखा है। नंद कथा बुद्ध के जीवन चरित का एक अंग है। अश्वघोष के ही दूसरे प्रसिद्ध महाकाव्य बुद्ध चरित में नंद की दीक्षा का उल्लेख किया गया है। इस कथा का आधार पाली साहित्य में मिलता है। नाटककार मोहन राकेश ने
कथा के नाटकीय भाव और प्रयोजन को पुष्ट और तीव्र करने के लिए कुछ नए पात्रों और नए प्रसंगों की भी यहाँ कल्पना की है। अर्थात अश्वघोष का जो नाटक लिखा गया है उस नाटक का आधार तो यहाँ मोहन राकेश ने लिया है, लेकिन नाटक में रोचकता लाने के लिए अपनी कल्पना के द्वारा उन्होंने कुछ नए पात्र और नए प्रसंग भी डाले हैं। कामोत्सव का आयोजन, दीक्षा के पश्चात नंद का एक बार अपने घर फिर लौटना और अलका तथा श्यामांग का जो प्रसंग है वो मोहन राकेश जी द्वारा ही कल्पित है। लहरों के राजहंस के कथानक को आधुनिक जीवन के भाव बोध का जो संवेदन दिया गया है वही इस ऐतिहासिक कथानक को रचनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण बनाता है। नाटक की प्रस्तावना में नाटककार ने इस संबंध में अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है कि कथा का आधार अश्वघोष का सौंदर्य नंद काव्य है, परंतु समय के विस्तार में स्थितियों का परिक्षेपण करने के कारण यह काल्पनिक भी है। खुद मोहन राकेश जी ने इस बात को स्वीकारा है कि आधार अश्वघोष का काव्य है, लेकिन यहाँ मैंने कुछ स्थितियाँ काल्पनिक भी उत्पन्न की हैं। इतिहास और साहित्य के संबंध की व्याख्या करते हुए नाटककार लिखता है कि साहित्य में इतिहास अपनी यथा तथ्य घटनाओं में व्यक्त नहीं होता, घटनाओं को जोड़ने वाली ऐसी कल्पनाओं में व्यक्त होता है जो अपने ही एक नए और अलग रूप में इतिहास का निर्माण करती हैं। साहित्य इतिहास के समय से बंधता नहीं, समय में इतिहास का विस्तार करता है। इतिहास उसे बांध नहीं सकता, बल्कि साहित्य अपने हिसाब से ही इतिहास को रचता है, इतिहास को विस्तृत रूप में व्याख्यायित करता है। ऐतिहासिक नाटकों में कथानक की ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता का रचनात्मक दृष्टिकोण से कोई अर्थ नहीं है। वास्तव में ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर श्रेष्ठ और सशक्त नाटकों की रचना तभी हो सकती है जब नाटककार ऐतिहासिक पात्रों और कथा स्थितियों को अनऐतिहासिक और युगीन बना दे और कथा के अंतर्द्वंद को आधुनिक अर्थ व्यंजना प्रदान करे। यहाँ पर नाटककार कहना चाहते हैं कि यदि हमें इतिहास ही पढ़ना है तो हम इतिहास के ग्रंथों से पढ़ सकते हैं, लेकिन साहित्य में जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, ऐतिहासिक नाटकों को पढ़ते हैं, तो उस काव्य का, उस साहित्य की जो प्रासंगिकता है, उसका जो अर्थ है वो तभी है जब वो काव्य ऐतिहासिक आधार लिए हुए, ऐतिहासिक कथानक को लिए हुए भी युगीन हो और हमारे नए अर्थों को अभिव्यंजना प्रदान कर सके। नए अर्थ हमारी जो सामाजिक समस्याएं हैं, हमारी जो समकालीन स्थितियां हैं, उनसे जुड़कर कोई काव्य, कोई इतिहास यदि लिखा जाता है तभी उस साहित्य की सार्थकता है। हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के कथानकों की प्रामाणिकता पर आग्रह रहता है और तभी हिंदी के अधिकांश ऐतिहासिक नाटक इतिहास की नाट्य पुस्तकों का नाटकीकृत रूप मात्र लगते हैं। अर्थात ऐतिहासिक जितने भी नाटक लिखे गए हैं करीब करीब सभी पूरी तरह से इतिहास से जुड़े हुए हैं। हिंदी के आधुनिक नाटक साहित्य की जो 2-4 श्रेष्ठ कृतियां हैं, स्कंदगुप्त, कोणार्क, अंधायुग और आषाढ़ का एक दिन, वे सभी ऐतिहासिक हैं। इनकी श्रेष्ठता का कारण यह है कि इनके द्वारा नाटककारों ने ऐतिहासिक कथानक नहीं दोहराए, उनको नए परिवेश और आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया है। केवल इतिहास, कोरा शुष्क इतिहास उन्होंने नहीं लिखा, बल्कि हमारी आधुनिक समस्याएं, हमारी जो समकालीन स्थितियां हैं, हमारे जो नए युग, नया परिवर्तन और नई पीढ़ी की जो भाव बोध है, उनसे इन नाटकों को उन्होंने जोड़कर लिखा है। इसीलिए ये युगीन नाटक हैं, ये कालजयी नाटक हैं। सभी देशों के नाटक साहित्य के इतिहास में विभिन्न युगों में जब भी श्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटकों की रचना हुई है, तब नाटककारों ने
प्राचीन कथानकों को नई दृष्टि से देखा और उनको नई अर्थ व्यंजनाएं दी हैं। चाहे 2500 पूर्व लिखी गई महान यूनानी त्रासदियाँ हो, चाहे एलिजाबेथ कालीन कामदियाँ, चाहे फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका में पिछले 10-15 वर्ष में लिखे गए नई शैली के ऐतिहासिक नाटक। हम लहरों के राजहंस की भूमिका की ओर अभी चल रहे हैं। इस वीडियो में आज इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में भूमिका को आगे बढ़ाते हुए नंद के मन की क्या स्थिति है, सुंदरी का भावबोध क्या है और नाटक में अन्य पात्रों की क्या स्थितियां हैं, किस रूप में वो प्रकट होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और भूमिका के बाद हम अपने इस नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन शुरू करेंगे। धन्यवाद।